आज के मुख्य समाचार। गोरेगांव में करोड़ों की मादक पदार्थ के 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेटी पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती तो पिता से खर्च की हकदार नहीं। सेशन कोर्ट ने प्रवीण दारेका को अंतरिम राहत दी है, सोमवार तक गिरफ्तारी रुकी। हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज खोलने की अनुमति, भीड़ की संख्या पर पाबंदी नहीं। मुंबई गोरेगांव इलाके में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस उपायुक्त सोमनाथ घाटगे ने गुरुवार को बताया कि दिनदशी पुलिस को गोरेगांव में ड्रग पैडलर के आने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने गोरेगांव में पहले से ही निगरानी कर रखी थी। गुरुवार को 2 लोग वहां पहुंचे तो संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों की तलाशी ली। इस दौरान दोनों के पास से 3 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने बिहार के मूल निवासी गौरव कुमार उमाकांत प्रसाद 19 व कृष्ण कुमार बहादुर पंडित 26 को मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। उपायुक्त घाटगे ने बताया कि पिछले सप्ताह दहिसर पुलिस ने मालवानी में रहने वाले विजय चौहान को 2 करोड़ रुपए की चरस के साथ गिरफ्तार किया था। विजय चौहान ही नेपाल से चरस लाकर मुंबई में सप्लाई करता था। मुंबई सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर बेटी अपने पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती है तो वह अपने पिता से किसी भी तरह के खर्च की हकदार नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की बेंच ने दोनों पक्षों के बीच विवाह टूटने से जोड़े को तलाक का फरमान सुनाते हुए फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने पति को सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 10 लाख रुपए की लागत जमा करने का निर्देश दिए हैं। यह राशि 2 महीने के भीतर न्यायालय में जमा की जानी है, जो अपीलकर्ता पत्नी को जारी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जमा की तारीख से 1 महीने की अवधि के लिए राशि की मांग नहीं की जाती है तो इसे 91 दिनों की अवधि के लिए एफटीआर अर्जित ब्याज में रखा जाएगा, जिसे नवीनीकृत रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां तक बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चे का सवाल है, उसके दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपीलकर्ता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती और उसकी उम्र करीब 20 साल है। वह अपना रास्ता चुनने की हकदार है, लेकिन फिर अपीलकर्ता शिक्षा के लिए राशि की मांग नहीं कर सकती है। इस प्रकार हम मानते हैं कि बेटी किसी भी राशि की हकदार नहीं है, लेकिन प्रतिवादी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। हम अभी भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अगर प्रतिवादी बेटी का समर्थन करना चाहता है तो उसे गुजारा भत्ता दे सकता है। गौरतलब है कि 1998 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दंपति की शादी हुई और 2001 में एक बेटी का जन्म हुआ था। पति ने कोर्ट में दावा किया है कि बेटी अपनी मां और अपीलकर्ता पिता के साथ नहीं बल्कि उसके पिता के घर में दिसंबर 2002 में उसके निधन के बाद से रह रही है। फिर उसने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की, लेकिन इसे 2004 में डिफॉल्ट पर खारिज कर दिया गया था। पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अक्टूबर 2004 में उसे ससुराल से निकाल दिया और दहेज की मांग की। बेटी जन्म से ही प्रतिवादी के साथ रह रही है और इस तरह पत्नी ने तलाक की अर्जी मांगी थी। मुंबई महाराष्ट्र विधान परिषद एमएलसी में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर की गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है। प्रवीण दरेकर कथित बैंक घोटाले में आरोपी है। इस मामले में उन पर श्रमिक श्रेणी में एक सहकारी बैंक का चुनाव धोखाधड़ी से लड़ने का आरोप है। इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा नेता प्रवीण दरेकर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। प्रवीण दरेकर के खिलाफ शिकायत किए जाने पर मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें बैंक घोटाले और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी धनंजय शिंदे ने शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दरेकर ने खुद को मजदूर बताया और मुंबई बैंक में चुनाव लड़ा था और ऐसा कर करीब 20 साल तक सरकार के साथ मुंबई बैंक, जमाकर्ताओं और सहकारिता विभाग को धोखा दिया। उन्होंने करीब 2 महीने पहले पुलिस से शिकायत की थी। इसमें कहा गया है कि दरेकर साल 1997 से मुंबई बैंक में मजदूर प्रवर्ग से संचालक के तौर पर चुने जा रहे थे। दरेकर मजदूर न होने बावजूद ऐसा करते रहे हैं, इसलिए उन पर धोखाधड़ी का मामला बनता है। एफआईआर में आईपीसी की धाराओं 420, 406 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसमें प्रतिज्ञा मजदूर सहकारी संस्था को भी आरोपी बनाया गया है। बताया गया है कि दरेकर साल 2011 से 2021 तक मुंबई बैंक के अध्यक्ष थे। वहीं आरोप है कि बैंक में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।
नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना की दस्तक के दौरान चर्चा में आए निजामुद्दीन मरकज को खोलने की अनुमति दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी है। शब-ए बारात से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, उसमें कहा कि मस्जिद के चौथे तल्ले को फिर से खोलने की अनुमति दी जाती है। मरकज में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर कोई पाबंदी कोर्ट ने नहीं लगाई है। वर्ष 2020 में जब कोरोना का प्रसार शुरू ही हुआ था, तबलीगी जमात में मरकज हुआ था। दुनिया के कई देशों के लोग इसमें शामिल हुए थे, इसलिए कहा गया था कि तबलीगी जमात की वजह से दिल्ली में कोरोना का प्रसार बढ़ा। मरकज को कोविड-19 के दिशा निर्देशों एवं कानून का उल्लंघन करार दिया गया था। मरकज में शामिल लोगों पर एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, द फॉनर्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर तबलीगी जमात बिल्डिंग को खोलने की अनुमति दे दी। निजामुद्दीन पुलिस ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 100 तय कर दी थी, लेकिन जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने उस शर्त से भी राहत दे दी है। उन्होंने पूछा कि किस आदेश में संख्या पर रोक लगाई गई है। जब वे कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो ठीक है, यह उन पर छोड़ देना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात के मरकज को पूरी तरह से खोलने का विरोध किया था। हालांकि कहा था कि कुछ लोगों के साथ यहां इबादत की जा सकती है। 11 मार्च को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा था। मार्च 2020 से अब तक निजामुद्दीन मरकज पूरी तरह से बंद था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर इसे फिर से खोला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।